क्या क्या दिख रहा है? क्या है ये? हाँ, चलो शुरू करते हैं। देखो यार, हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नहीं, जिसमें चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम लोग दो लॉ की हेल्प से किए थे। एक किए थे कूलम्स लॉ और दूसरा गॉस लॉ। तो हम उसमें पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, क्या फार्मूला है, वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह सारा। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, क्या फार्मूला होता है, क्या यूनिट होता है। उसके बाद भिन्न भिन्न सेटअप में, जैसे हम लोग, तुमको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का कैलकुलेशन किए थे ना, रॉड की वजह से, रिंग की वजह से, दुनिया जहान, वैसे ही यहाँ पर भी भिन्न भिन्न सेटअप में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम लोग। फिर जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत सारा चीज़ होता है, फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है, उन सब चीज़ों का भी कैलकुलेशन, मैकेनिक्स में उसका यूज वगैरह भी हम लोग देखेंगे। तो मतलब मोटा मोटी उसी लाइन पे चलेगा जिस लाइन पे इलेक्ट्रोस्टैट चला था। लेकिन चार्जेस का हम लोग एक अलग डायमेंशन अब देख रहे हैं। चार्जेस की वजह से एक इफेक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना। दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन। देखो यार, तुम लोग जब 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़े होगे तुम। वहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है ओस्टेड करके। वहाँ पे मतलब जो तुम कह रहे हो राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल वगैरह सब, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह सब, ये सब के बारे में भी बात किए होगे। तुम लोग को जो भी सर पढ़ाए होंगे, शुरुआत किए होंगे कि कोई साइंटिस्ट था, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बगल में एक कॉम्पास रखा हुआ था। तो जब स्विच ऑन किया, करंट इस्टेब्लिश हो गया, तो पता चला कि कॉम्पास में डिफ्लेक्ट किया। तो डिफ्लेक्ट किया तो वो समझ में आया कि यार कॉम्पास में डिफ्लेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है ना। तो वो पहला क्लू था जिसमें हम लोगों को समझ में आया कि यार जो करंट है या जो मूविंग चार्ज है वो अपने साथ एक और चीज़ प्रोड्यूस करता है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जो पहला चीज़ हम आपको बताएंगे वो ये है कि जो रुका हुआ चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज, दैट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा बात कि जो यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जो चार्ज मूव कर रहे हैं, सो वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। आप जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो शायद एक और चीज़ पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आई थिंक, कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, अपने साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एमिट करता है। एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे जनरेट किए जाते हैं। अभी हम आपकी जानकारी के लिए 3 बात बताएं। पहला क्या स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस, पहला बात क्या बताएं हम आपको, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज produces electric field as well as magnetic field around it, है ना। और तीसरा an accelerated charge produces electric field magnetic field and emits
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। मैं चाहता हूं कि ये तीनों बात आपके नोटबुक में लिखा होना चाहिए अंडर द हेडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी बोर्ड पे क्लियरली दिख रहा है। लिख लो इसको। तो यार जो हम आपको समझाए वो ये समझाएं कि मान लीजिए ये एक चार्ज है, ठीक ठीक। अगर ये चार्ज रुका हुआ है तो इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं होगा। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा? तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, है ना। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो चार्ज है वो स्टेशनरी है, नहीं। लेकिन यार जब हम लोग 11th में थे तो हम एक बात ये भी पढ़े थे कि कौन रुका हुआ है और कौन चल रहा है, ये बात कोई तीसरा आदमी डिसाइड करेगा, ये पाप है। देखने वाला डिसाइड करेगा, नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये चार्ज रुका हुआ है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई मीनिंग ही नहीं होता। अभी हम रुके हुए हैं, तुम्हारे लिए रुके हुए हैं। कोई कार से जा रहा होगा यहाँ बगल में, उसके लिए हम पीछे जा रहे होंगे, है ना। तो अभी ये चार्ज यहाँ पर कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और तुम्हारे मुताबिक चूंकि ये चार्ज रुका हुआ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। जबकि एक दूसरा आदमी जो बगल से गुजर रहा होगा और किसी मूविंग कार में होगा, उसके लिए चार्ज रुका हुआ नहीं है। और अगर उससे पूछूं तो इस पॉइंट पे वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या दोनों? दोनों। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि भाई कोई आदमी कह रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और कोई आदमी कह रहा है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। संभावनाएं हैं कि दोनों आदमी भी सही हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड से कुछ ना कुछ ताल्लुकात होगा। कोई एक फील्ड जो तुम्हारे लिए प्योरली इलेक्ट्रिक है वो मेरे लिए इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मेरा फ्रेम, है ना। असल में देयर इज ओनली वन फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो किसी ऑब्जर्वर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होगा और किसी और ऑब्जर्वर के लिए इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड का रूप लिए हुआ होगा, ठीक। इस चीज़ को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का बात कर रहे होंगे तब। बस हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है शक्तिमान और गंगाधर टाइप है, वो अपना रूप एक दूसरे के फॉर्म में बदलते रहता है। दैट ओके, ठीक। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, पढ़े थे ना, या वोल्ट पर मीटर। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी एक यूनिट होता है जिसको हम लोग टेस्ला बोलते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड का भी कैलकुलेशन होगा। तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट का मैग्नेटिक फील्ड को भले ही नहीं एक्सपीरियंस किए होगे, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होता है रेडियो में और बाकी कभी कभी किसी किसी खिलौने में, उस मैग्नेट को तुम देखे होगे। तो बड़ा मैग्नेट होता है तो तुम देखे होगे कि ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करता है, और छोटा मैग्नेट होता है तो उसका फोर्स कम होता है। सो डेफिनेटली वो निर्भर कर रहा होगा उसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे। तो कोई परमानेंट मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ कैलकुलेशन होगा। तो मैंने हम लोगों को ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसका यूनिट क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पे वो निर्भर करता है।
मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में दो बातें आती हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट की वजह से, जैसे बार मैग्नेट, या तुम लोग जो मैग्नेट देखे हुए हो, है ना, हॉर्स शू मैग्नेट भी कई बार बोलते हैं, एक होता है उसको। उसका चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे। उसका चर्चा हम लोग करेंगे मैग्नेटिज्म इन मैटर करके एक टॉपिक है, चैप्टर है उसमें। अभी हम लोग क्या बात करेंगे, मूविंग चार्ज की वजह से या करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में। ठीक है क्या? तो बस एक बात हम क्या याद कराना चाह रहे हैं आपको, जो रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं, आजकल सुनते होगे ना, एक गाड़ी है टेस्ला, हाँ, एलोन मस्क का, हाँ, तो उन्हीं के नाम पे यूनिट लिखा गया। अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किए थे तो ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ स्टार्ट किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी कोई लॉ होगा जो कि हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं बायट्स सेवर्ट्स लॉ, है ना, अजीब अजीब नाम है। बायट सेवर्ट लॉ हमको बताता है मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग कोई भी छोटा वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। चूंकि लॉ है तो क्यों है उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्या है उसी पे कमेंट कर सकते हैं। तो सुनिएगा जरा, पहला दो तरीके से इसका फॉर्मेट है। अगर कोई चार्ज है Q और वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई चार्ज Q है और वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब इस पॉइंट पे, ये जो एक पॉइंट है, कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P का लोकेशन बताने के लिए हम हेल्प लेंगे किसका, पोजीशन वेक्टर का। ये पोजीशन वेक्टर क्या है, व्हाट इज दिस, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P at which magnetic field is to be calculated, at which magnetic field is to be calculated। तो ये P का पोजीशन वेक्टर है, चार्ज Q है वो भी वेलोसिटी से जा रहा है। लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि ये चार्ज Q अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो P पे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, P पे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में बात करता है बायट सेवर्ट लॉ। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज dB which is given by formula mu naught upon 4 pi Q V cross R divided by मॉडुलस ऑफ R का पावर 3। लंबा जो फार्मूला है वो है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, यही है। ये जो गुना लिखा हुआ है ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, V वेक्टर और R वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पहला चैप्टर है जिसमें बच्चा लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। उसका एक वजह ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है, क्योंकि जैसे ही कोई क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्ट आता है वो 3D में चला जाता है, आउट ऑफ द प्लेन या इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये जो चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के प्लेन के बाहर चला जाता है, हमको 3D में विजुलाइज करना होता है, तो इसलिए भी इस चैप्टर को लोग थोड़ा सा मुश्किल मानता है, क्योंकि इमेजिनेशन का ज़रूरत होता है। आई होप कि तुम लोग तो ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब इसमें बहुत सारी बातें, पहला बात म्यू नॉट नहीं, तुम पहली बार जीवन में देख रहे हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में एक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं उसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, है ना।
अगर यहाँ मीडियम बदल जाएगा, जैसे वहाँ मीडियम बदलता था तो एप्सिलॉन नॉट के बदले आता था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर भी जब मीडियम बदलेगा तो म्यू नॉट की जगह पे आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू नॉट जैसे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते थे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और दोनों का प्रोडक्ट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सिमिलरली यहाँ पे म्यू नॉट जो है वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम बदलेगा तो म्यू आर एक एक्स्ट्रा आएगा मल्टीप्लिकेशन, म्यू आर कहलाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो म्यू कहलाएगा मीडियम का परमिएबिलिटी, रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इज दैट ओके? तो ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर दो तीन बात हम लोग को जानना जरूरी है। पहला, इस म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू हम आपको बता दे रहे हैं, ये होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसका यूनिट हम चाहेंगे कि तुम हमको बताओ। डीबी का यूनिट हम तुमको बता दिए, क्या? टेस्ला। क्या? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एसआई यूनिट। और भी यूनिट है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है? और भी इसके यूनिट हैं, गॉस भी एक यूनिट है, लेकिन वो अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब हमको जरा बताओ कि अगर हम इसका यूनिट देखना चाहें, म्यू नॉट का यूनिट देखना चाहें, तो तुम क्या बोलोगे? टेस्ला, इसका यूनिट टेस्ला इंटू मीटर की पावर 3 अपॉन क्यू इज कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू फिर से मीटर, है ना? ये सब हो गया। क्यू की जगह पे कूलम लिख दिए, वेलोसिटी की जगह पे मीटर पर सेकेंड, और आर की जगह पे मीटर, और यहाँ पे आर क्यूब था तो मीटर क्यूब ऊपर कर दिए। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर ले। 2 मीटर नीचे है, ऊपर में 3 मीटर है, 1 मीटर बच जाएगा, तो बच जाएगा, तो ये हो जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन कूलम बाय सेकेंड, है ना? बोलो। कूलम बाय सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना? तो यूनिट ऑफ जो म्यू नॉट है वो क्या होगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यस और नो? तो क्या हम इसको इरेज कर दें या इसको रखोगे? ठीक है, देख ले। हमें बस कैलकुलेशन के लिए बताएं कि यूनिट ऐसे समझा जाता है। तो ये म्यू नॉट का वैल्यू तुमको समझ में आ गया। दूसरा दो तीन बात आपको जरूरी है जो हमको बताना पड़ेगा। पहला, हेयर क्यू इज विथ साइन। अगर आपको याद हो कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ हम लोग 2 तरीके से पढ़े थे, एक स्केलर फॉर्मेट में और एक वेक्टर फॉर्मेट में। तो स्केलर फॉर्मेट में तो मॉडुलस Q1 इंटू मॉडुलस Q2 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कर देते थे। अब वेक्टर फॉर्म में के Q1 Q2 में विथ साइन रखते थे, आर बाई मॉडुलस ऑफ आर क्यूब करते थे, है ना? तो वैसा ही कुछ है कि जब वेक्टर फॉर्मेट है तो यहाँ पे Q का जो है वो साइन आएगा। Q जो होगा वो चार्ज जो आएगा वो विथ साइन आएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। और जरा हमको बताइए कि इसमें एक बात जो, चूंकि हाँ मैग्नीट्यूड तो यहाँ से आ जाएगा और डायरेक्शन भी, यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल सकता है। तो जरा V क्रॉस R के लिए हमको बताओ कि क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा। V क्रॉस R तो होता है VR साइन थीटा ना। तो पहली बात तो हमको ये वाला एंगल भी पता करना पड़ेगा या दिया होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये जो dB है, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम लोग, जरा देखो तो। म्यू नॉट बाई 4 पाई Q V इंटू R इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V साइन थीटा बाई
आर स्क्वायर लिखा सकता है। स्मॉल आर जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना, इसमें कोई दिक्कत। अब थोड़ा तुमको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्शन के बारे में और मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड जीरो कब कब हो सकता है अपार्ट फ्रॉम क्यू भी जीरो, क्यू जीरो होगा भी जीरो होगा तब तो ठीक है, वो जीरो ही जाएगा। एक फैक्टर है थीटा, है ना, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ या 180 डिग्री हुआ उस समय पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो कहानी से सीख ये मिलती है कि जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट, उस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले ले, ऊपर ले लेंगे तो आर वेक्टर और भी वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर वही पॉइंट हम नीचे ले लेंगे तो आर वेक्टर मुड़ के नीचे आ जाएगा, तो आर वेक्टर और भी वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। जिस लाइन पे जा रहा है उस लाइन पे ऊपर नीचे कहीं भी उस लाइन पे कोई पॉइंट ले लेंगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। वजह क्या है, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है और इसी लाइन पे कहीं पर भी हम ऊपर में ले लेंगे तो भी तो इधर ही है, आर वेक्टर भी इधर ही हो जाएगा, कहीं दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, साइन 0 0 हो जाएगा। अब पार्टिकल इधर जा रहा है और यहाँ पर कहीं हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो आर वेक्टर जो होगा वो कहीं नीचे की तरफ होगा, भी वेक्टर ऊपर, आर वेक्टर नीचे, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री होगा और साइन थीटा फिर से 0 हो जाएगा, साइन थीटा फिर से 0 हो जाएगा। तो अगला बात जो हमको लिखना है वो ये लिखना है कि B विल बी 0, dB का मैग्नीट्यूड विल बी 0 व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। कुछ और भी बात हमको ज़रूरी है बताना जो हम बताएंगे, लेकिन बोर्ड पे जगह कम है, पहले इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। हाँ, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बात की, तो सर डायरेक्शन के बारे में बात कर लेना चाहिए ना हम लोगों को, क्या लगता है तुमको, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो मोदी जी, चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो यार एक तो भी क्रॉस आर है ना, तो डायरेक्शन के बारे में पहला बात तो ये बोल सकते हैं जैसे ए क्रॉस बी, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है ना। तो द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एज वेल एज आर वेक्टर, वो भी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? इफ भी वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू आर, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू आर, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा बात, dB वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस R। क्या ये बात सही है कि dB वेक्टर जो है, चूंकि dB का वैल्यू है ये μ0/4π है ना, और इंटू Q V क्रॉस R अपॉन RQ है ना। तो ये V क्रॉस R और dB दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बाकी चीज तो कांस्टेंट है। तो dB vector will be in the direction of V cross R. Is this a true statement? No, this is wrong, false statement. This is true statement only for positive charge. Q तो विद साइन रखे है ना, तो Q अगर पॉजिटिव होगा तो V क्रॉस R और dB दोनों पैरेलल होगा, और Q अगर नेगेटिव हुआ तो V क्रॉस R और dB दोनों पॉजिटिव मतलब पैरेलल होगा। अगर V क्रॉस R और dB दोनों पैरेलल होगा, अगर Q पॉजिटिव हुआ,
क्यू नेगेटिव हुआ तो V क्रॉस R और DB दोनों एंटी पैरेलल होगा। तो DB विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस R व्हेन Q इज पॉजिटिव। यस और नो, इज दैट ओके? बोलो। और अगर if Q is negative then DB will be opposite to V क्रॉस R, है ना? तो ये डायरेक्शन के बारे में लिखो, थोड़ा जरूरी बात है, जल्दी लिख दो ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ओके यार, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है अभी तक जो पढ़े हैं? सबसे ज़्यादा जरूरी होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में बहुत फंसता है लोग। तो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट का बात है तो थोड़ा बहुत बात सब हमको तुम बताते जाओ। वापस से 11th वाला चीज़ एक बार। खाली बोलते जाना है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा और ए क्रॉस सी का किधर होगा? ए क्रॉस बी का किधर होगा? ए क्रॉस बी के लिए ए पे राइट हैंड रखो। ए पे राइट हैंड ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखेंगे तो बी की तरफ फिंगर कर्ल, ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे रखेंगे तो बी की तरफ फिंगर कर्ल, ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे रखेंगे तो बी की तरफ फिंगर कर्ल हो जाएगा। तो ऐसे रखो कि बी की तरफ फिंगर कर्ल हो जाए। तो ए पे राइट हैंड रखेंगे, बी की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे, थंब का डायरेक्शन जो होगा वो आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। तो ए पे राइट हैंड, बी की तरफ फिंगर कर्ल, थंब का डायरेक्शन आपको इनवर्ड। ए पे राइट हैंड, सी की तरफ फिंगर कर्ल, थंब का डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी किधर होगा? इनवर्ड। और यहाँ पे ए क्रॉस सी किधर होगा? आउटवर्ड। ए क्रॉस बी इनवर्ड होगा ना, तो इनवर्ड को दिखाने का तरीका है गोला में कटिस क्रॉस, और ए क्रॉस सी को दिखाने का बाहर, तो गोला में डॉट। कोई दिक्कत? पक्का? ए वेक्टर उधर है और ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, बताना जरा ए क्रॉस बी किधर होगा? यहाँ पे बताएंगे हम लोग किस क्वाड्रेंट में होगा, बस यही, कम से कम इतना ही बात आप हमको बता दीजिए। बताइए जरा। बी वेक्टर अंदर की तरफ है। पहला तो राइट हैंड यूज करो भाई, दुनिया में जितने महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसमें राइट हैंड यूज करते हैं।
किधर होगा ए क्रॉस बी, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट। ए पे हम राइट हैंड ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखेंगे तो बी की तरफ फिंगर कर्ल नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखेंगे तो बी की तरफ फिंगर कर्ल नहीं कर, ऐसे रख देते हैं, आराम से बी की तरफ फिंगर कर्ल हो पाएगा। बी किधर है, अंदर की तरफ है, तो ए क्रॉस बी किधर जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना। ठीक, सिंपल है। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सी क्रॉस डी, ये डी है, क्या होगा जी इसको, बताओ ना जरा, सी क्रॉस डी किधर जाएगा, सब जगह जलेबी का ही, कौन है नालायक लोग, देख रहा हूँ। हाँ, सी क्रॉस डी किधर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सी पे राइट हैंड रखे, डी की तरफ फिंगर कर्ल किया, फर्स्ट चला गया, सी क्रॉस डी। ई क्रॉस एफ, ई क्रॉस एफ, ई पे राइट हैंड रखे, एफ की तरफ फिंगर कर्ल की, है ना, तो किधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत, जी क्रॉस एच, थर्ड। ऑब्वियसली खाली एक का डायरेक्शन बदले हैं तो रिजल्ट एकदम ऑपोजिट हो जाए। वैसे भी जी पे राइट हैंड रखो, एच की तरफ फिंगर कर्ल करो, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। आई क्रॉस जे थोड़ा सा मन में करना होगा, ये पहले डॉट है, आपको अगर दिक्कत हो ना हाथ घुमाने में, तो एक आई को बाहर की जगह अंदर ले लीजिए, आंसर पता कर लीजिए, आप फिर पलट दीजिए। नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं, आई किधर है, बाहर की तरफ है, और जे किधर है, बोर्ड के प्लेन में। तो आई पे राइट हैंड रखेंगे, जे की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे, किधर जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब मान लो कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो एक काम कर लेते हैं ना, आई को अंदर ही ले लेते हैं। तो अंदर अगर लेते आई को, तो आई क्रॉस जे किधर जाता है, फोर्थ में। आई को बाहर कर देंगे तो जस्ट पलट जाएगा, है ना, दैट ओके, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बना लेते हैं आई क्रॉस जे, होपफुली आपको समझ में। एक दो और दें, हाँ, बोलो, के क्रॉस एल, इसमें फर्स्ट कैसे
के अंदर की तरफ और एल इधर, तो के क्रॉस एल किधर जाएगा? यस और नो? पहले के की तरफ मतलब के अंदर की तरफ, ऐसे करते तो गड़बड़ हो जाता। क्यों? क्योंकि एल इधर चाहिए होता था, क्योंकि इधर एल की तरफ फिंगर कर्ल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कर दिए अंदर क्रॉस एल इधर, है ना? हो गया, आप बहुत कर दिए, बस सिखा रहे थे क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़े अब हम लोग। हाँ चलिए, पहला जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन हम आपको बता दे रहे हैं। रेडियस r है, ठीक, और यहाँ पे एक चार्ज है q, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है v स्पीड से, है ना? चार्ज q इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर motion with speed v, with speed v. Find magnetic field at center of circle. ये जो है ये पहला है, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी क्रॉस आर बाई आर क्यू, है ना? इसका हेल्प लेना है और बताना है। आप बताएं या हम बताएं, जो भी करें, आप थोड़ा बहुत कोशिश कर लें, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, सुनिए मेरी बात। अब जरा एक बात बताइए, जब ये चार्ज यहाँ है और इधर की तरफ जा रहा है, तो पहली बात तो हमको आर वेक्टर पता करना होगा। व्हाट इज आर वेक्टर? पोजीशन किसका? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन। कहाँ से? चार्ज से। तो आर वेक्टर ड्रॉ करें। यही है मेरा आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? कैपिटल आर, है ना? और एंगल कितना है भी और आर के बीच में? कितना एंगल? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? क्या ये अभी के लिए आप अगर हम पूछे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू भी इंटू आर इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाय आर क्यू डिवाइडेड बाय, यस और नो? तो साइन 90 क्योंकि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट दोनों 90 डिग्री पे होता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी बाई आर स्क्वायर, क्यू भी बाई। ठीक, पहले ये चीज़ मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत आपको नहीं। पहले ये बताओ कि डायरेक्शन किधर होगा? ये मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या समय के साथ? ये मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलेगा नहीं बदलेगा? काहे बदलेगा भाई? जब चार्ज यहाँ जाएगा तब भी
बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैपिटल आर होगा, तो तब भी आंसर तो यही आने वाला है ना, है ना। कहीं पर भी चले जाए सर्कल पे अगर चल रहा है तो भी और आर के बीच एंगल कितना डिग्री? भी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला है, आर का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलने वाला है, सर रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। साइन थीटा हमेशा 1 होने वाला, थीटा 90 डिग्री की वजह से, तो इसमें कोई भी चीज में परिवर्तन है ना, तो मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जरा हमको बताओ कि डायरेक्शन किधर होगा? क्यू को अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो भी क्रॉस आर किधर होगा? आउटवर्ड। तो हम बोल देंगे कि डी बी इज आउटवर्ड टू दी, तुम बोलोगे बोर्ड प्लेन, हम बोलेंगे तुम बोलोगे पेपर प्लेन, हम बोलेंगे बोर्ड प्लेन। लिख तो पेपर प्लेन ही देते हैं, तो पेपर पे ही लिख रहा होगा। नहीं, आप जिस भी कॉपी पे लिख रहे हैं उस पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा वो बाहर की तरफ दिखेगा, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, है ना। बोलो कोई दिक्कत? और यही अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर यही अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जाता? अंदर की तरफ, है ना। अब जरा हमको मेरे एक सवाल एक प्रश्न का जवाब दो कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है ही, और डायरेक्शन में आप कहीं भी देखिएगा भी क्रॉस आर किधर होगा? बाहर की तरफ। कहीं भी देखिएगा भी क्रॉस आर किधर होगा? बाहर की तरफ। तो अगर डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है तो क्या ये स्टेटमेंट लिखना उचित है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज कांस्टेंट? हाँ, इज कांस्टेंट, है ना। कोई दिक्कत? लिख लो इसको। डन। अब एक सवाल तुमको भी करना चाहिए, है ना, करोगे ना। एक्सिस पे चार्ज Q इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड V ऑन अ सर्कल, ठीक। x दूरी पे एक्सिस पे एक पॉइंट है P, ठीक है। Q इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, Q इज
P पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। एक्सेस पे, ठीक है। आप बता पाएंगे? कोशिश तो कर ही सकते हो। हाँ, पहली बात तो हम कह क्या रहे हैं कि तुम लोग वो सब नहीं पहनती हो, बाला उला सब लाओ, कंगन वंगन दो, पास करो यार उसको। अरे तो मर्दों लोग पहनने लगा अब चूड़ी उड़ी। हाँ। जमाना बदल रहा है। मोदी जी देश के युवाओं पे नाच कर रहे हैं, देश का ही वो चूड़ी पहन के घूम रहे हैं। टिकली सिंदूर अलता सब करेगा युवा। हाँ। ओके, अभी सवाल क्या है ना भाई कि ये ऐसे चार्ज मूव कर रहा है और हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पूछ रहे हैं? पेन के निप पे, पेन का जो टिप है वहाँ पे। अब बात समझ पा रहे हैं? है ना? ऐसे ऐसे घूम रहा है और इस जगह पे, ठीक। तो अब जरा हमको थोड़ा सा बताइए, आर वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट नहीं, ये जो भी मान लीजिए जहाँ अभी कभी चार्ज यहाँ पे है तो सरकमफेरेंस से लेके पेन के निब तक का, है ना? तो ऐसा स्लैंट वाला जो होगा दैट विल बी योर आर, है ना? मैं अगर आपसे कहूँ कि ये वी वेक्टर है ना, आर वेक्टर, तो सॉरी ये वी वेक्टर है और हमको कहाँ चाहिए? यहाँ पे। तो आर वेक्टर तो यहाँ से यहाँ तक का वाला होगा ना, दिस इज योर आर वेक्टर ना, है ना? बोलो। अब जरा हमको बताओ कि भी और आर के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री होगा ना? अरे है ना? बोलो। चूंकि भी जो है बोर्ड के प्लेन में, भी जो है बोर्ड के, अब बोर्ड के प्लेन के बाहर कोई भी, जैसे ये ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, वो एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा ना। ये ऐसे था और ये ऐसे, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो पहली बात कि आर वेक्टर और भी वेक्टर दोनों के बीच एंगल बदलने वाला नहीं है, एंगल हमेशा क्या रहने वाला है? यहां पर भी जब रहेगा वी वेक्टर तो आर वेक्टर इधर है, अभी वेक्टर इधर है, तो भी क्रॉस आर इस एंगल पे होगा, है ना? कोई दिक्कत? तो अगर हम लोग लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी क्रॉस आर अपॉन इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला कि नहीं रहने वाला? मैग्नीट्यूड तो हमेशा यही रहेगा ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी इंटू आर इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाई आर क्यू, है ना? इज दैट ओके? और दूसरा डायरेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? डायरेक्शन आर क्या बोले? अरे सॉरी, आर छोटा आर लिखना पड़ेगा हमको, छोटा आर लिखेंगे। छोटा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हम आपको बता देते हैं। यही है ना आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? कोई दिक्कत? क्यू भी बाई आर स्क्वायर, यस और नो? अब एक बात बताओ, इस आर का वैल्यू तो आर स्क्वायर का वैल्यू तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल?
तुम ही सोचो कि भी वेक्टर अगर यहां पर देखेंगे तो भी वेक्टर अंदर की तरफ है ना, बोलो, ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये मेरा आर वेक्टर, तो भी क्रॉस आर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। अब तुम जरा बताओ कि जैसे जैसे पार्टिकल मुड़ेगा वैसे वैसे भी क्रॉस आर भी घूमेगा? नहीं, जैसे ही ये यहां पर आएगा, जैसे भी यहां पे आएगा, तो जो भी क्रॉस आर इधर है वही इधर हो जाएगा। जैसे जैसे ये पार्टिकल मुड़ेगा, जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, तो भी क्रॉस आर जो होगा वो भी ऐसे ऐसे घूमेगा। तो डायरेक्शन सेम रहेगा कि बदलेगा? मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपका यहाँ पे सर्कल है ना, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भी है और ये आर वेक्टर है, तो भी क्रॉस आर तो इधर होगा ना, नहीं ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो भी वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो भी क्रॉस आर तो इधर होगा ना। और जैसे जैसे पार्टिकल का पोजीशन बदलेगा भी क्रॉस आर भी ऐसे बदलेगा। अरे है ना, बोलो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैग्नीट्यूड तो यही रहने वाला है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन जो है वो बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, constant in magnitude, but direction is not constant, direction is not constant। क्षितिज दोबारा बताएं क्या, पक्का? आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये मेरा आर वेक्टर हो गया, और भी वेक्टर तो ऐसे से घूम रहा है ना, तो इस समय पे बोर्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, फिर दूसरे साइड में चक्कर लगाया, फिर बोर्ड प्लेन के बाहर आ गया। तो इस इंस्टेंट पे भी क्रॉस आर तुम देखोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो वही भी क्रॉस आर देखें, वो अपना डायरेक्शन बदल रहा होगा। दैट ओके, लिख लो इसको। ठीक, कई जगहों पे भी नहीं दिया जाएगा, ओमेगा वगैरह देगा, तो भी इक्वल टू आर ओमेगा यूज करके कर लेना। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, ये भी बायट-सवर्ट लॉ ही है, समझिएगा मेरी बात। अभी अब हम लोग क्या बात कह रहे हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है ना, इसमें कितना करंट है, आई, इसमें कितना करंट है, आई, और इसका एक लेंथ है, छोटा सा लेंथ है, उस लेंथ को हम लोग डीएल बोल रहे हैं। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखा देंगे तो इसको हम लोग डीएल वेक्टर बोल देते हैं। ज़बरदस्ती, जैसे हम लोग एक एरिया वेक्टर डिफाइन किए थे ना गॉस लॉ में, अपने चीज़ों को आसान बनाने के लिए, पढ़ाई को सिंपल करने के लिए, वैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा डीएल वेक्टर, लेंथ वेक्टर हम छोटा सा डिफाइन कर लिए कि जिस डीएल वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड कितना है, वायर के लेंथ के बराबर, छोटा सा वायर है तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, और डायरेक्शन किधर है डीएल वेक्टर का, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डीएल वेक्टर हम अपनी सुविधा के लिए डिफाइन किए। डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वायर के लेंथ के बराबर, डायरेक्शन किधर है, करंट के अलावा। ठीक, अब ये छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट
की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इस वाले पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r, है ना। dv जो डिफाइन होता है वो ऐसे डिफाइन होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई r क्यूब। ये भी बायोट से बटल है, बुक में तो तुमको यही लॉ पहले दिखेगा, है ना, बुक में यही लॉ आपको पहले दिखेगा। अब क्या है कि ये लॉ और वो लॉ, दोनों लॉ में कोई अंतर नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो I को आप क्या लिख सकते हैं, I को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे dl क्रॉस r बाई मॉडुलस r का क्यूब, है ना। ठीक, तो ये dl बाई dt क्या हो जाएगा, v। चार्ज जो जा रहा है, करंट क्या है, चार्जेस का ही तो मूवमेंट है ना। तो उसमें जो वेलोसिटी होगा वो चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ही होगा वेलोसिटी, है ना। और dl जो है सो स्ट्रेट वायर है, तो dl वायर के अलोंग है, तो वेलोसिटी भी उसी के अलोंग है, वायर में ही जा रहा है। तो हम dl बाई dt को क्या लिख सकते हैं, v। तो ये हो जाएगा v क्रॉस r डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ r क्यूब, है ना। तो ये चीज़ वही तो हो गया, वहाँ पे q के जगह यहाँ डी क्यू है, वहाँ पे q था। तो ये जो है सो हम कोई नया बात आपको नहीं बता रहे हैं, जो वहाँ था वही बता रहे हैं। इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंगल वही, अगर एंगल वगैरह दिखाना चाहेंगे